मैं जगदीश प्रसाद कैन, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी। तो हम आज ऑनलाइन क्लासेस में चैप्टर लेकर के आए हैं एशिया की जलवायु। तो एशिया की जलवायु के अंतर्गत जो एशिया महाद्वीप है उसका विस्तृत जो विवरण है उसका अध्ययन करेंगे। तो एशिया की जलवायु के अंतर्गत जो एशिया महाद्वीप है एशिया की जलवायु, तो देखो एशिया विशाल महाद्वीप है, विविधता भरा महाद्वीप है। तो इसमें अनेक विविधताएं पाई जाती हैं। तो इसके अंतर्गत विश्व का सबसे गर्म स्थान जैकोबाद पाकिस्तान में पाया जाता है और विश्व का सबसे ठंडा स्थान बरकोनायास भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र भी मासेराम मेघालय, ये भी एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र अरब मरुस्थल, ये भी एशिया महाद्वीप के ही अंतर्गत है। तो एशिया महाद्वीप को, जो एशिया महाद्वीप की जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो एशिया महाद्वीप की जलवायु को एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, एशिया महाद्वीप की जलवायु है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? इसमें नंबर पहला है, नंबर 1, एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव। तो इसमें नंबर 1 है एशिया महाद्वीप की विशालता का प्रभाव। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वह 165 डिग्री देशांतरों में मध्य है। 165 डिग्री देशांतर के मध्य है। तो एशिया महाद्वीप विशाल महाद्वीप है। मध्य भाग, जो एशिया महाद्वीप का मध्य भाग है वो लगभग 2000 मील ऊंचा है। तो एशिया महाद्वीप का जो मध्य भाग है वह 2000 मील ऊंचा है। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ये विशाल महाद्वीप है और इसमें अनेक विविधताएं पाई जाती है। दूसरा कारक है नंबर 2, नंबर दूसरा है एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियां। एशिया महाद्वीप के मध्य भाग में पहली पर्वत
जो जलवायु है उसको जो मध्य भाग में फैली हुई पर्वतमाला है वो भी इसको प्रभावित करती हैं। तो मध्य भाग के अंतर्गत पामीर की गांठ, कुनलुन, थ्यांशान, हिमालय ये आदि पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। तो इन पर्वतमालाओं से भी जलवायु प्रभावित होती है। इधर जो मानसूनी जो पवनें हैं, मानसूनी पवनों से जो पर्वतमालाओं से टकरा करके ये इसमें इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं। और इधर जो उत्तर से आने वाली जो हवाएं हैं उनको ये शीतकाल में जो पर्वतमाला है उनको रोकती हैं। तो इसके कारण जो शीतकाल में इसका जो प्रभाव है दक्षिणी एशिया पर नहीं हो पाता है। इसी क्षेत्र में जो मध्य पर्वत श्रेणियाँ हैं इसी में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसमें विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा, विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तीसरा है नंबर 3 है अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। तो इसमें अक्षांशीय विस्तार का प्रभाव। तो देखो एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वह लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक इसका प्रभाव फैला हुआ है। तो इसमें जो एशिया है, एशिया जो महाद्वीप है उसके अंतर्गत जीरो डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा ये पाई जाती है। तो इसके जो अंतर्गत है इसमें सबसे जो क्षेत्र है तो इस एशिया महाद्वीप को लगभग 3 कटबंधों में विभाजित किया गया है। तो एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है वह उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत है। तो इसको 3 भागों में जो विभाजित किया गया है इसमें उष्णकटिबंध और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा है शीत कटिबंध। तो एशिया जो महाद्वीप है इसमें तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उष्णकटिबंध के आसपास का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है उसको उष्णकटिबंध के अंतर्गत रखते हैं। इधर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत रखते हैं और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश तक उसको शीत कटिबंध के अंतर्गत रखते हैं। तो इससे जो कटिबंध हैं इनसे भी एशिया महाद्वीप की जलवायु प्रभावित होती है। एशिया चौथा है नंबर 4 तो
समुद्री धाराएं, समुद्री धाराओं से भी एशिया महाद्वीप की जो जलवायु है उससे प्रभावित होती है। तो प्रशांत महासागर की जो धारा है उसमें कीरोसीरो क्यूराइन, जो प्रशांत महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर, इसमें कीरोसीरो और दूसरी है क्यूराइन। क्यूराइन तो देखो समुद्री जो जल है इसमें जो धाराएं हैं, गर्म धाराएं और ठंडी धाराएं, ये दोनों धाराएं पाई जाती हैं। तो जहाँ पर गर्म धाराएं होती हैं वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है, जहाँ पर ठंडी धाराएं होती हैं वहाँ के तापमान को गिरा देती हैं। इस प्रकार से, इसी तरह से हिंद महासागर में मानसूनी जो धारा है वो भी जलवायु, एशिया की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो हिंद महासागर की जो मानसूनी जो धारा है वो जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है नंबर 4, नंबर 5 चक्रवात। तो जो चक्रवात हैं, चक्रवात भी एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। एशिया की जो जैसे बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, अरब सागर, ये जो चक्रवात हैं फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनको ये प्रभावित करते हैं। तो जो एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें पहला जो कारक था उसमें एशिया का विशाल महाद्वीप, दूसरा था एशिया के मध्यवर्ती भाग में पर्वत श्रृंखलाएं, और तीसरा था अक्षांशीय विस्तार, और चौथा था समुद्री धाराएं, और पांचवा था आपका चक्रवात। तो ये सभी एशिया की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला है एशिया की जलवायु को, एशिया की जलवायविक दशाएं, एशिया की जलवायु दशाएं। एशिया महाद्वीप का जो जलवायु दशाएं हैं इसके अंतर्गत इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ग्रीष्म ऋतु की दशाएं और शीत ऋतु की दशाएं। तो इसमें पहला है ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु की दशाएं। अब देखो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो विस्तार है इधर 0 डिग्री भूमध्य रेखा,
इधर 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इधर 23.5 डिग्री मकर रेखा, इधर उत्तरी गोलार्ध और इधर दक्षिणी गोलार्ध। तो ग्रीष्म ऋतु की जो दशाएं है, ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु एशिया महाद्वीप में मार्च से लेकर के सितंबर तक पाई जाती है। तो इसके जो अंतर्गत जो है, तो इसके पहला है इसमें तापमान। तापमान में जो ग्रीष्म ऋतु की दशा है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की जो किरणें हैं उत्तरी गोलार्ध में लगभग सीधी पड़ती हैं, और सीधी पड़ने के कारण जो मध्य एशिया है, मध्य एशिया अत्यधिक गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के कारण यहाँ का जो तापमान है वो उच्च पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो गर्मी है, तो ग्रीष्म है, गर्मी है, तो यहाँ पर जो अरब का मरुस्थल है, ईरान का क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रीष्म ऋतु या गर्मी पाई जाती है। इसी क्षेत्र में भारत का पश्चिमी क्षेत्र, पाकिस्तान का क्षेत्र में भी यहाँ पर उच्च तापमान पाया जाता है। तो यहाँ पर जो तापमान है पाकिस्तान का जैकोबाद, तो इसमें लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान ग्रीष्म ऋतु में पाया जाता है। इसी क्षेत्र में इसको 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस जो तापमान रेखा है, एशिया महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरा है वायुदाब। वायुदाब के अंतर्गत जो वायुदाब है, वायु का दाब है, तो इसमें और तापमान में विपरीत संबंध होता है। जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ पर वायुदाब निम्न होगा। तो जहाँ पर जो पवनें हैं, मानसूनी जो पवनें हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ग्रीष्मकालीन जो ऋतु है, इसमें मध्य एशिया में उच्च तापमान पाया जाता है, और उच्च तापमान पाए जाने के कारण यहाँ का वायुदाब है वो निम्न पाया जाता है। तीसरा है नंबर 3, वायु की दशाएं। तो वायु की दशाओं के अंतर्गत इसको तापमान प्रभावित करता है। जहाँ पर उच्च तापमान होता है वहाँ निम्न वायुदाब होता है, और निम्न वायुदाब के कारण जो पवनें हैं वे पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। तो उच्च जो वायुदाब है, समुद्री क्षेत्र है, हिंद महासागर है, वहाँ पर बन जाता है, और निम्न जो वायुदाब है वो मध्य एशिया के आसपास बन जाता है। तो जो मानसूनी जो पवनें हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, और चलने के कारण इनकी वायु की दशाएं बन जाती हैं। नंबर 4 है, नंबर 4 वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून। वर्षा एवं ग्रीष्मकालीन मानसून।
इसके अंतर्गत जो वर्षा है, वर्षा के अंतर्गत इसमें जो पवनें हैं, पवनें समुद्री क्षेत्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं और इसमें जो उच्च वायुदाब है वो समुद्री क्षेत्र पर बन जाता है और निम्न वायुदाब वो मध्य एशिया के आसपास बन जाता है। तो इसमें पाकिस्तान है, भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, इधर सऊदी अरब है, ईरान है। तो इस क्षेत्र में उच्च तापमान पाए जाने के कारण निम्न वायुदाब पाया जाता है और जो मानसूनी पवनें हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रभावित होती हैं। तो इसमें वर्षा में भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, जापान है, चीन है। तो इस दशा में जो वर्षा है ग्रीष्मकालीन जो दशा है इसमें वर्षा करती है। दूसरा है शीत ऋतु। शीत ऋतु के अंतर्गत जो शीत ऋतु है वो शीत ऋतु पाई जाती है। तो शीत ऋतु के अंतर्गत इसमें जैसे जैसे सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, तो मकर रेखा की ओर जैसे जैसे सूर्य बढ़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने के कारण वहाँ का जो तापमान है वो निम्न हो जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध है वह अधिकतर वर्ष में जमा हुआ रहता है, आच्छादित रहता है, बर्फ से जमा हुआ रहता है। तो इसकी शीत ऋतु में जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है। मकर रेखा की ओर बढ़ने वाली जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें शीतकालीन की दशाएं, शीतकालीन की जो ऋतु है वो पाई जाती है। तो शीत ऋतु में नंबर 1 है तापमान। तापमान के अंतर्गत जो तापमान है तो यहाँ पर जो सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं तो यहाँ का जो तापमान है वो निम्न पाया जाता है और इसी क्षेत्र में जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है बर्फोनोयास वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। तो यहाँ पर जो तापमान है वो निम्न पाया जाता है। जो शीतकालीन की जो ऋतु है इसका जो क्षेत्र है वो लगभग अक्टूबर से फरवरी तक शीतकालीन की दशाएं पाई जाती हैं। सितंबर के बाद में धीरे धीरे सूर्य मकर रेखा की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। दूसरा है इसमें वायुदाब। वायुदाब के अंतर्गत जैसे वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध है तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें तापमान निम्न पाए जाने के कारण वायुदाब उच्च हो जाता है और वायुदाब उच्च का जो क्षेत्र है वो वहाँ पर मध्य एशिया, साइबेरिया इस क्षेत्र में वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ का जो वायुदाब है यहाँ पर उच्च पाया जाता है। तीसरा है वायु की दशाएं। तो वायु की दशा में जब जैसे वायुदाब उच्च होता है तो वायुदाब उच्च होने के कारण जो पवनें हैं स्थल से समुद्र की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देती हैं, या जो कहें कि स्थल से समुद्र की ओर ये हवाएं चलती हैं। इनकी दिशा स्थल से समुद्र की ओर हो जाती है और समुद्र की ओर हो जाने के कारण जो स्थलीय जो क्षेत्र है
इसमें मध्य एशिया से हिंद महासागर, बंगाली खाड़ी, अरब सागर, इनकी ओर ये हवाएं चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो यहाँ की जो दिशाएं हैं, जो पवनों की जो दिशा है, इसका जो क्रम है वो स्थल से जल भाग की ओर चलना प्रारंभ करती है। चौथा है नंबर 4, वर्षा एवं शीतकालीन मानसून। तो जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु में वर्षा ना के बराबर होती है। तो इसमें जो शीतकालीन जो मानसून है, इससे जो पवनें हैं वो स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती हैं, और जहाँ पर जो तटीय क्षेत्र आते हैं, उन तटीय क्षेत्रों में ही जो समुद्र आते हैं, समुद्र से आर्द्रता ग्रहण करके जो तटीय क्षेत्र है उसमें ये वर्षा करती है। जैसे तमिलनाडु का तट है, वहाँ पर ये वर्षा करती हैं। इधर चीन का जो तट है, जापान का तट है, इसमें ये वर्षा करती हैं। और वर्षा का जो क्षेत्र है इसको शीतकालीन के वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से जो भारत में जो मानसून की जो दशा है, इसको शीतकालीन मानसून, भारत में शीतकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से चीन और जापान में इसको ग्रीष्मकालीन मानसून के नाम से जाना जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, इसको भारत में शीतकालीन मानसून के नाम से, चीन और जापान में ग्रीष्मकालीन के मानसून के नाम से जाना जाता है। तो देखो, इसी में जो ग्रीष्मकालीन जो दशाएं थी, इसी में हम बता रहे थे। तो वहाँ का जो वायुदाब है, वायुदाब में जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर लगभग 995 वायुदाब पाया जाता है। उसका जो क्षेत्र है उसमें मध्य एशिया है, उसमें 995 के आसपास वायुदाब पाया जाता है। और जो समुद्री क्षेत्र है उसमें 1013 मिलीबार के आसपास वायुदाब पाया जाता है। तो जो हवाएं हैं वो हवाएं लगभग उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ऐसे ही शीतकाल में जो पवनें हैं, उन पवनों में तो इस तरह से जो एशिया की जलवायु है, इसको हम विभाजित कर सकते हैं। 20 मिनट।